हेलो नमस्कार, मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 4 देशों का आगमन हमने भारत में देख लिया। 4 देशों की कंपनियों का आगमन, जैसे सबसे पहले हमने देखा था फ्रांसीसी देखे थे, वो माफ कीजिए, हाँ सबसे पहले पुर्तगाली देखे थे, उसके बाद हमने देखे थे डच, उसके बाद अंग्रेज देखे थे और उसके बाद देखे डेनिश। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे, डेनिश देखे थे। अब हमारा नंबर है फ्रांसीसी कंपनियों के पर आगमन। क्या है, फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन हमें पढ़ना है। समझ में आया क्या है फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। बात करते हैं कि पुर्तगालियों की शुरुआत 1498 में हो गई, मतलब 1498 में पुर्तगाली आ गए थे। उसके बाद डच आ गए थे 1605 में, उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। 1602 में डचों की कंपनी स्थापित हो जाती है। 1605 में मतलब 100 साल बाद देखें तो अपनी कंपनी स्थापित करके और मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेते। इसके बाद डचों के बाद कौन, अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज भी धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। अर्थात सब लोगों पुर्तगाली और डचों को पराजित करके अंग्रेज अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है डेनिश। इसके बाद कौन आता है, डेनिश, डेनमार्क। ठीक है, अब कौन है इसके बाद जो अपन देखेंगे, फ्रांसीसी देखेंगे। क्या देखेंगे, फ्रांसीसी। ठीक है, सबसे बाद में अपन कौन से देख रहे हैं, फ्रांसीसी देख रहे हैं। बोले सर ये फ्रांसीसी सबसे बाद में क्यों आए थे, फ्रांसीसी सबसे बाद में क्यों आए थे, और मतलब इतना टाइम क्यों लग गया फ्रांसीसियों को आने का। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होती है, 1664 में होती है। इससे पहले तो डेनिश कंपनी की हो चुकी है 1616 में। ठीक है, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है और सबसे लास्ट में आते हैं। हालांकि इनके पीछे एक और आता है, उनका ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो अपन अब देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। तो अपन देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। अपन को सबसे पहले बता देता है आपको, ठीक है, पढ़ना क्या क्या है। फ्रांसीसी कंपनी, हाँ फ्रांसीसियों का भारत आगमन, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, फ्रांसीसियों का भारत आगमन हमारी हेडिंग है, आज की टॉपिक है हमारा फ्रांसीसियों का भारत आगमन। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा की सेटिंग जोड़ ली, मिला लीजिए। ठीक है, चलो, फ्रांसीसियों का भारत आगमन। इसमें क्या पढ़ना है अपन को वो देख लो आप। सबसे पहले देखना है अपन ने फ्रांस की स्थापना, किसकी, कंपनी की स्थापना। सबसे पहले देखना है कंपनी की स्थापना। ठीक है, कंपनी की स्थापना। फिर देखना है कंपनी का भारत में, कंपनी का भारत में प्रसार, कंपनी का भारत में प्रसार। इसके बाद देखना है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या युद्ध।
जिन्हें आमतौर पर कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, खास तौर पर जो अभी जून में असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और यूजीसी नेट सेट तो है ही, इसके अलावा आप किसी भी पीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं, पीजीटी जो वर्ग 1 का टीचर बनता है उसके लिए पढ़ सकते हैं। हाँ, ये क्लासें मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, 5 दिन, वीक में 5 दिन मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे आप, ठीक है? जो भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। और ये अपने इतने सारे जो मैंने बताया उनके लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास है, ठीक है? तो अब अगली हेडिंग, हमारी हेडिंग रहेगी कंपनी की स्थापना। देखो रीजन क्या था इसका सबसे लेट बनना कि फ्रांसीसी सरकार थी ना, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी भारत में व्यापार करने के लिए, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी हमेशा फ्रांस और इंग्लैंड हमेशा विपक्षी रहे, प्रतिद्वंदी रहे एक दूसरे के। तो अधिक इंग्लैंड भारत से व्यापार करता था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी लोग व्यापार में इंटरेस्टेड भी नहीं थे। लेकिन कालांतर में लगभग 1664 में 50-60 साल की बात चला तो लुई का शासन हुआ करता था फ्रांस में। किसका? लुई का शासन था। तो लुई 14वें नामक राजा था, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है? अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगली स्लाइड पर थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। लुई 14 नाम का एक राजा था, ठीक है? उसका एक वित्त मंत्री था, वो वित्त मंत्री का नाम था कोलबर्ट, ठीक है? क्या नाम था? कोलबर्ट था। कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। किसने? कोलबर्ट ने सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और वह उसका उद्देश्य था, कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना। पहला उद्देश्य तो यही था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना। दूसरा, भारत में व्यापार स्थापित करना था। तीसरा, अधिक धन और लाभ अर्जित करना था। और चौथा था अपने देश की शक्तिशाली साबित करना था। मतलब उसका प्रतिद्वंदी भारत में व्यापार कर रहा था, प्रतिद्वंदी कौन था? अंग्रेज था, इंग्लैंड वाले थे। और इंग्लैंड हमेशा फ्रांस के प्रतिद्वंदी रहे। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात अलग थी कि दोनों का दुश्मन एक ही मिल गया था, जर्मनी, इसीलिए दोनों एक हो गए थे। हालांकि नहीं तो हमेशा इसके प्रतिद्वंदी रहा है, इंग्लैंड और फ्रांस आपस में प्रतिद्वंदी रहे, ठीक है? तो क्या होता है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली और 1668 में पहली सूरत में अपने कारखाना भी स्थापित कर लिया था। किसने? फ्रांसिस कैरो ने। अब क्या होता है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली, उद्देश्य भी बता दिए कि क्या क्या उद्देश्य थे। लेकिन अब इनके आगे एक समस्या थी। समस्या ये थी, पहली बात तो कि ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। कैसी थी? सरकारी कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, इस पर पूर्णतः राजा का अधिकार था। अब सरकार के समक्ष, मतलब फ्रांस की सरकार के समक्ष एक चुनौती थी कि एशिया से अभी हम इतने परिचित नहीं हैं, तो किसको पहुंचाया जाएगा? अब उन्होंने फिर सोचा कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था फ्रांसिस कैरो। क्या नाम था? फ्रांसिस कैरो। क्या नाम था? फ्रांसिस कैरो था। ठीक है, फ्रांसिस कैरो नामक व्यक्ति, कैरोन भी मिल जाता है कभी कभी। तो फ्रांसिस कैरो व्यक्ति था, वो फ्रांस की सरकार से बेदखल किया गया, मतलब फ्रांस से उसको निष्कासित कर दिया, उसको देश निकाला दे दिया था। और उसने कब दे दिया था? मतलब 1600 की समथिंग। और उसने जो वीओसी कंपनी, डचों की वीओसी कंपनी थी, क्या नाम थी? वीओसी का पूरा नाम क्या है? वेरेंडे ऑस्टचे इंडिगो कंपनी, ठीक है? तो ये कंपनी थी ना, इसमें 30 साल सेवा दी थी। अर्थात फ्रांसिस कैरो को एशिया क्षेत्र की पूर्णतः जानकारी थी। तो उसको बुलाया गया
और फ्रांसिस कैरो को पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। किसका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया और उसे भारत भेजा गया। जब वह भारत में आता है तो इसकी कुछ सफलताएं रहती हैं। क्या क्या सफलताएं थी वो देखिए। 1668 में पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेता है। कहां पर? सूरत में। 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर लेता है। दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित कर लेता है। मसूलीपट्टनम में स्थापित कर लेता है। कौन था? फ्रांसिस कैरो। ठीक है। अब उसके बाद 1672 में ये वापस जाता है और रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद व्यक्ति जो उसका गवर्नर बन के आता है फ्रांसीसी कंपनी का, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। क्या नाम था? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन जैसे ही भारत में आता है तो वो आजीवन रहता है, मतलब जब तक मृत्यु नहीं होती है, जब तक वो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर रहता है। और उसे फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। किसको? फ्रांसिस मार्टिन को। फ्रांसिस मार्टिन को फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उसने बंगाल, पांडिचेरी, इन सभी स्थानों पर फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना की। एक जगह नहीं, उसने बहुत सारी फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना की थी। इसीलिए भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को। पांडिचेरी का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को। कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? जॉब चार्नोक को। समझ में आया? तो लिखें अब इसको। चलो लिखते हैं। हेडिंग डालो, स्थापना। किसकी स्थापना? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। मैं आपको आज भी बोला हूं और पहली क्लास थी उस दिन भी बोलूंगा, आज भी बोल रहा हूं और पहली क्लास थी उस दिन भी बोला था कि क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जितनी क्लास होंगी ली जाएंगी। किसी को देखना हो देख सकते हैं, जिसको इच्छा हो देखो, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बिल्कुल नेट के लेवल का पढ़ाया जाएगा। नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, कोई सा एग्जाम दे लो अगर आप इसे एक बार पढ़ लोगे तो। ठीक है, चलो लिखते हैं। 1 सितंबर 1664 को 1 सितंबर 1664 को फ्रांस के शासक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे सब लोग, जितने भी देखेंगे वो सब। ठीक है। फ्रांस के शासक लुई 14 के वित्त मंत्री ठीक है, कि वित्त मंत्री को फिजियोक्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोक्रेट्स। दिख तो रहा है ना सब कुछ? हाँ ठीक है। तो कोष्टक में लिख लेना फिजियोक्रेट्स। और आजकल ऐसी शब्दावली हम पूछ लिए जाते हैं। फिजियोक्रेट्स कोष्टक में वित्त मंत्री कोलवार्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका फ्रेंच भाषा में नाम अलग है, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच भाषा में नाम अलग है, वो भी याद रखना है। कंपनी देश इंडल्स ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, कंपनी देश इंडल्स ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट। क्या नाम था? कंपनी देश इंडल्स ओरिएंटलिस्ट। कोष्टक बंद। की स्थापना की। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, देखो कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने की, तो वित्त मंत्री कोलबार्ट्स ने, जिसे फिजियोक्रेट्स बोला जाता था। क्या बोला जाता है? फिजियोक्रेट्स बोला जाता है। इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है, तो आपको बता देना चाहिए कि कंपनी देश इंडल्स ओरिएंटलिस्ट। याद रखना कि ओरिएंटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी कंपनी में नाम है। जैसे कि देख लो बाकी के ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्टादो द इंडिया पुर्तगाल की, बीओसी बेरिंगडो ऑस्ट्रिचे इंडिगो कंपनी डचों की, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझते हो अंग्रेजों की। बाकी ओरिएंटलिस्ट जो नाम है सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी कंपनी में, इसीलिए याद रखना है ओरिएंटलिस्ट, याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी कंपनी में ही मिलता है, कंपनी देश इंडल्स ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। किसने की थी? लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबार्ट ने, ठीक है, लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबार्ट ने की थी। चलो आगे लिखे, अगला पॉइंट लिखिए। इस कंपनी पर आप कीजिए, पूर्णतः फ्रांस सरकार का अधिकार था। ठीक है, इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांस सरकार का अधिकार था, अर्थात राजतंत्र के अधीन थी, अर्थात राजतंत्र के अधीन थे। अधीन थे, ठीक है बंधु, समझ में आ रहा है? मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्णतः किसका अधिकार था? फ्रांस सरकार का, अर्थात राजतंत्र के अधीन थे। स्थापना हो गई कंपनी की। अब इसके उद्देश्य क्या है भाई? कंपनी की स्थापना तो कर ली, उसका उद्देश्य क्या थे? तो हेडिंग डालो उद्देश्य। लिखिए, पहला उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रसार करना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, भारत के साथ व्यापार करना, भारत तथा अन्य पूर्वी देशों, ऐसे लिखो, भारत तथा अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, ठीक है।
अगला पॉइंट लिखिए, देश का गौरव बढ़ाना। भाई सीधी सी बात है, अपने प्रतिद्वंदी के साथ व्यापार करेंगे, मतलब उसका प्रतिद्वंदी बनकर व्यापार करेंगे तो राजा की जो मान मर्यादा है, सम्मान है, वो दुगना बढ़ेगा। कहीं बोले इंग्लैंड के विरोध में जाकर व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो देश का गौरव बढ़ाना। ठीक है, देश का गौरव बढ़ाना। अगला पॉइंट लिखिए, अधिक धन कमाना। अधिक धन कमाना, ये इनके उद्देश्य है। किसके? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य। अगला पॉइंट, अब यहां अपन ने उद्देश्य लिख लिए, अब यहां लिखिए उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु फ्रांस सरकार ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 वर्षों का एकाधिकार दिया। ठीक है, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु फ्रांस सरकार ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 वर्षों का एकाधिकार दिया। हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार मिला था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। वीओसी कंपनी जो डचों की थी उसके लिए 21 वर्षों का एकाधिकार दिया था। इसी तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांस सरकार ने 50 वर्ष का एकाधिकार दिया था। समझ में आ जा? चलो लिखते हैं आगे। अब हेडिंग डाल लो, भारत में प्रसार। हेडिंग है भारत में प्रसार। ठीक है बंधु, भारत में प्रसार दिख तो रहा है, सब दिख रहा है। चलो शुरू करते हैं बंधु। अच्छा, इसको थोड़ा सा अपन ने बैक करना है। हाँ, भारत में प्रसार करेंगे तो पहला व्यक्ति कौन आएगा? मैंने बताया फ्रांसिस कैरो। उसका नाम था फ्रांसिस कैरो या फ्रांसिस कैरोन भी बोल सकते हैं। क्या नाम था? फ्रांसिस कैरोन या फ्रांसिस कैरोन। तो अपन लिखेंगे फ्रांसिस कैरो। ठीक है, फ्रांसिस कैरो या फ्रांसिस कैरोन भी मिल जाता है, कहीं कहीं फ्रांसिस कैरोन भी मिल जाता है, तो परेशान नहीं होना है कि फ्रांसिस कैरो या फ्रांसिस कैरोन। इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। लिखिए, यह फ्रांसीसी ह्यूगनॉट था जो फ्रांसीसी सरकार ने निष्कासित किया। यहां से लिखिए, यह फ्रांसीसी ह्यूगनॉट था जैसे ह्यूगनॉट का मतलब होता है जैसे जैकोबियन दल है ना, इसी तरह एक ह्यूगनॉट दल था पहले, सन 1600 की समथिंग की बात करें।
1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। उस समय कौन सा था? जैकोबियन क्लब जो दल बना था, उसी तरह एक ह्यूगनॉट दल था। तो यह फ्रांसीसी ह्यूगनॉट था जिसे फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस से निष्कासित कर दिया था। फ्रांस से निष्कासित कर दिया। ठीक है, जब निष्कासित कर दिया तो ये कहां पहुंच गया था? नीदरलैंड पहुंच गया। अब नीदरलैंड पहुंचा तो वहां पर नीदरलैंड की कंपनी थी VOC। VOC में 30 साल सेवा दी। तो लिखिए आगे, निष्कासन के बाद यह नीदरलैंड पहुंचा और VOC कंपनी, वारिंगडे ऑस्ट्रिचो इंडिगो कंपनी, ठीक है, इंडिगो कंपनी VOC में 30 साल सेवा दी, 30 वर्ष सेवा की। ठीक है बंधु, समझ में आ जा। फ्रांसीसी ह्यूगनॉट था जिसने, फ्रांसीसी सरकार ने इसे निष्कासित कर दिया था, निष्कासित कर दिया। इसके बाद ये कहां पहुंच जाता है? नीदरलैंड पहुंचा। निष्कासन के बाद यह नीदरलैंड पहुंचा था और नीदरलैंड में 30 VOC कंपनी में 30 वर्ष सेवा देता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए, सेवा की। इस कारण इसे एशिया क्षेत्र की पूर्ण जानकारी थी। ठीक है, इस कारण इसे एशिया क्षेत्र की पूर्ण जानकारी थी। किसको? फ्रांसिस कैरो को। अब लिखिए अगला पॉइंट, 1665 में फ्रांसीसी सरकार ने इसको 1665 में फ्रांसीसी सरकार ने इसको कंपनी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। कंपनी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। ठीक है, सरकार ने इसको कंपनी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। कब? 1665 में। अगला पॉइंट, अगली स्लाइड पे आ जाइए। अब इस समय में यहां पर मुगल शासक कौन था? याद करो, 1657 से 1707 तक कौन रहता है? औरंगजेब। तो लिखिए, (1668) में मुगल शासक 1668 में मुगल शासक
औरंगजेब से अनुमति लेकर कब 1668 में औरंगजेब से अनुमति लेकर सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित करता है। अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। अर्थात क्वेश्चन यहां क्या बनेगा कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, कब हुई, तो 1668 में सूरत में। पहली फैक्ट्री कहां हुई थी, 1668 में सूरत में। अगला क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, तो 1503 में कोचीन में। अगला क्वेश्चन बनता है डचों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, तो 1611 में मसूलीपट्टनम में। और स्थायी पहली फैक्ट्री की बात करें तो अंग्रेजों की, तो सूरत में 1613 में। थॉमस बेस्ट जब दल आया था, थॉमस बेस्ट का, उसने अनुमति ली थी। किससे ली थी, याद करो, 1613 में कौन सा सकता, जहांगीर, और अभी कौन है, औरंगजेब। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट में, सेट में या पीजीटी में, तो ये मानो आप बाहर हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, बहुत बोल दिया हो, है ना, ऐसा नहीं है, पढ़ते रहो। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर दूसरी फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना, मसूलीपट्टनम में की जाती है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में की जाती है। और कौन करता है, फ्रांसिस कैरो या फ्रांसिस कैरोन। ठीक है, तो पहली कहां पर हुई थी, पहली कहां पर हुई है बंधु, पहली हुई है सूरत में। ठीक है, पहली कहां पर, सूरत में, और दूसरी मसूलीपट्टनम में। कब, 1669 में। किसने की थी, फ्रांसिस कैरो ने। अगला पॉइंट लिखिए, 1672 में फ्रांसिस कैरो वापस फ्रांस जाता है और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
उसकी मृत्यु हो जाती है। तथा इसके स्थान पर फ्रांसिस मार्टिन को गवर्नर बनाकर भारत भेजा जाता है। ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन को गवर्नर बनाकर भारत भेजा जाता है। समझ गए? ठीक है ना। तो पहली फैक्ट्री, जैसे कि हम यहां आपको मैप के थ्रू बता दें, ठीक है, पहली फैक्ट्री कहां? सूरत में स्थापित कर ली जाती है। सूरत में कब स्थापित की जाती है? 1668 में। ठीक है, पहली फैक्ट्री 1668 में। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसीलिए गोलकुंडा के सुल्तानों से, कुतुबशाही शासकों से परमिशन ली थी। दूसरी फैक्ट्री कहां? मसूलीपट्टनम में। कब? 1669। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री कहां? मसूलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री कहां थी? सूरत में, पहली, और ये दूसरी। और किसने? फ्रांसिस कैरो ने स्थापित की थी। समझे? इस तरह फ्रांसीसी कंपनियों की, मतलब फ्रांसीसी फैक्ट्रियों की स्थापना की किसने? फ्रांसिस कैरो द्वारा। चलो अब आगे आ जाओ, अगले स्लाइड पे हेडिंग डाल लो, फ्रांसिस मार्टिन। हेडिंग क्या है? फ्रांसिस मार्टिन। इसके बारे में लिखेंगे 1672 में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आता है। 1672 में 1672 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आता है, जिसने भारत में निम्न कार्य किए। इसने भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां, अर्थात देखा जाए तो फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक बनाता कौन? फ्रांसिस मार्टिन। इसीलिए इसे बोला गया कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो फ्रांसिस मार्टिन है। पांडिचेरी का संस्थापक कौन है? तो फ्रांसिस मार्टिन है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि मद्रास का संस्थापक कौन है, तो फ्रांसिस डे है। ठीक है, मद्रास का संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे। कलकत्ता का जॉब चार्नोक, बंबई का चार्ल्स आयर। इस तरह से
अपन ने याद रखना है। और ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको भूलना मतलब आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर होना। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे इनका सेंट थॉम मतलब क्या होता है। सेंट थॉम, हेडिंग डाल लो सेंट थॉम। आपको पहला कर्नाटक युद्ध होता है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे सेंट थॉमे का युद्ध बोला जाता है, संत थॉमस भी बोलते हैं उसको, सेंट थॉमस, सेंट थॉम या सेंट थॉमस। ठीक है, उसका क्या था, उसका माजरा ये है कि एक मेलापुर नामक स्थान था, और मेलापुर नामक स्थान है कहां पर, तमिलनाडु में, मद्रास की बात करें। उस मेलापुर नामक स्थान पर पहला फ्रांसीसी मतलब पहला पादरी, जो कि मतलब पहला पादरी था और ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक था। कौन, सेंट थॉमस या संत थॉमस। वो 72 ईस्वी में भारत आया था और मेलापुर में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। दक्षिण भारत जाता है और दक्षिण भारत में संत थॉमस की मृत्यु हो जाती है, और उस जगह का नाम था मेलापुर। कहां, मेलापुर में उसकी मृत्यु होती है। कालांतर में जब पुर्तगाली भारत आए तो वहां पर एक चर्च का निर्माण करवाया गया था, और उस चर्च का नाम रख दिया था सेंट थॉमस या सेंट थॉम, और मेलापुर का नाम कर दिया था सेंट थॉमस नगर। तो हेडिंग डालो सेंट थॉम या थॉमस। यस, ठीक है। सेंट थॉम या थॉमस, ये कहानी थी किसके नाम पर, संत थॉमस के नाम पर, जो कि ईसाई संत था, पादरी बोल सकते। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक था, 72 ईस्वी में भारत आया था। तो लिखिए, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ब- 1672 में गोलकुंडा व डचों की संयुक्त सेना को पराजित कर 1672 में गोलकुंडा व डचों की संयुक्त सेना को पराजित कर संयुक्त सेना को पराजित कर कंपनी का प्रतिनिधि फ्रांसीसी सेनापति, फ्रांसीसी प्रतिनिधि बोल सकते हैं, कर फ्रांसीसी प्रतिनिधि दी लाही ने मेलापुर पर अधिकार कर लिया। मेलापुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कहां पर, मेलापुर। और मेलापुर कौन सी जगह, सेंट थॉमस नगर या सेंट थॉमस थॉम नगर। ठीक है, जैसे यहां लिख लेना आप मेलापुर कोष्टक में। मेलापुर पर अधिकार कर लिया, कब, 1672 में। परंतु अगला पॉइंट लिखिए, परंतु 1673 में डच और गोलकुंडा ने मिलकर, डच और गोलकुंडा ने मिलकर मेलापुर को
पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कौन था? दी लाहे, फ्रांसीसी प्रतिनिधि था, है ना। माफ कीजिए, यहां पूरा वर्ड नहीं लिखा है तो अपन लिख देते हैं प्रतिनिधि दी लाहे। क्या नाम है? दी लाहे। ठीक है, फ्रांसीसी प्रतिनिधि दी लाहे ने अधिकार कर लिया था। कब? 1672 में। परंतु 1673 में पुनः किसके? डचों के नेतृत्व में आ गया था। ठीक है, अधिकार में आ गया। क्या है? सेंट थॉमस या मेलापुर नगर। अगला पॉइंट लिखिए। अब हेडिंग डालो सेंट थॉम। अब अगला पॉइंट लिखना, सेंट थॉमस की कहानी क्या भैया? इसका नाम मेलापुर का नाम सेंट थॉमस क्यों रखा गया? सेंट थॉमस नगर। तो हेडिंग डालो। अच्छा, अगला पॉइंट ही लिखना, डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट। सेंट थॉमस या संत थॉमस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। 12 शिष्यों में से एक थे जो 72 ईस्वी में भारत आए। कब? 72 ईस्वी में भारत आए थे। मतलब सेंट थॉमस ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे, 72 ईस्वी में भारत आए। और भारत आए थे, भारत में आकर मेलापुर नामक स्थान पर दक्षिण में भ्रमण करने गए और मेलापुर नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लिखिए, भारत आए तथा मेलापुर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। मेलापुर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई, वो तो 72 ईस्वी की बात है, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हो गई। सबसे पहले ईसाई आने वाले व्यक्ति कौन थे? संत थॉमस थे। अब जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने मेलापुर नामक स्थान पर एक चर्च का निर्माण कराया और उस चर्च का नाम रखा था सेंट थॉमस। तो लिखिए, कालांतर में पुर्तगालियों ने एक चर्च का निर्माण कराया। पुर्तगालियों ने यहां, कालांतर में पुर्तगालियों ने यहां पर एक चर्च का निर्माण कराया। जिसका नाम सेंट थॉमस रखा गया, सेंट थॉम रखा गया, ऐसा लिख लो, सेंट थॉम रखा गया।
ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, सेंट थॉम रखा गया। इसलिए मेलापुर नगर को सेंट थॉम नगर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मेलापुर नगर को सेंट थॉम नगर कहा जाता है, जो अड़ियार नदी के किनारे स्थित है। जो अड़ियार नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो अड़ियार नदी के किनारे स्थित है। ये हो गई सेंट थॉम की कहानी, मतलब सेंट थॉमी क्यों बना मेलापुर से, वो सारी चीजें इसमें मिल गई है। चले अब आगे बढ़े, आप कह दें तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो लिखो, हेडिंग डाल लो, चंद्रनगर बंगाल, अर्थात फ्रांसीसियों का बंगाल में प्रसार। हेडिंग है हमारी फ्रांसीसियों का बंगाल में प्रसार। अगली स्लाइड से आ जाइए। बंगाल में प्रसार। ठीक है, फ्रांसीसियों का बंगाल में प्रसार। तो चंद्रनगर बस्ती है जो फ्रांसीसियों की, वो कहां पर है, बंगाल। हेडिंग है हमारी चंद्रनगर। चंद्रनगर, भाई इसकी कहानी भी लंबी है चंद्रनगर की, और इसे अपन बहुत प्यार से पढ़ेंगे, इतने प्यार से पढ़ेंगे कि आप आराम से समझ पाओगे। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमें जितनी भी क्लास हो बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत प्यार से पढ़ना है, जो कि आपके भेजे में बैठ सके, इस ठंड के समय में बिस्तर के गुरुत्वाकर्षण बल में भी जा सकेगी। ठीक है, तो लिखिए इसमें चंद्रनगर बंगाल 1673-74 में। अब किसकी बात चलेगी, फ्रांसिस मार्टिन की बात चलेगी, है ना, क्योंकि गवर्नर कौन बन के आ गया, फ्रांसिस मार्टिन। देखो यहां पर मैंने बताया ना, फ्रांसिस मार्टिन बन के आ गया, ये रहा, फ्रांसिस मार्टिन के बारे में पढ़ रहे हैं, और 1672 में बन के आया है, जो कि आजीवन रहता है। आजीवन अर्थात जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर रहता है। तो अब आ जाओ अपन कहां पर, चंद्रनगर 1672-73 में। माफ करिए, थोड़ा सा इसको और इधर खिसकाते हैं, यहां से आ जाइए, और चलिए 1673-74। ठीक है, और डैश करके लिखे, फ्रांसीसी कंपनी के प्रतिनिधि डुप्लेक्स द्वारा, क्या नाम है, डुप्लेक्स, ये गवर्नर जनरल नहीं है, बाद में बनेगा डुप्लेक्स, वो डुप्ले रहता है, ये डुप्लेक्स है। ठीक है, डुप्लेक्स द्वारा बंगाल के सूबेदार के सूबेदार शाइस्ता खां से, क्या नाम था सूबेदार का, शाइस्ता खां,
जिसका संघर्ष हम शिवाजी के साथ 1663 में पढ़े थे, शाइस्ता खां का। ठीक है, शाइस्ता खां से 401 टका देकर से 401 टका देकर बोरी किशनपुर में 60 बीघा जमीन खरीदते हैं। 60 बीघा जमीन खरीदी। ठीक है, कितना रुपए देकर? 401 टका देकर बोरी किशनपुर में 60 बीघा जमीन खरीदी। किससे? शाइस्ता खान से। ठीक है, बंगाल प्रतिनिधि डुप्लेक्स द्वारा बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से। चलो अगला लिखते हैं आगे। जहां पर फ्रांसीसी मार्टिन ने अपना घर बनाया था, जमीन खरीदी जहां पर फ्रांसीसी मार्टिन ने फ्रांसिस मार्टिन ने अपना घर बनाया। अब घर तो बनाया, परंतु डचों का निरंतर विरोध हो रहा था। डच निरंतर इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब बंगाल में कौन कौन हो गए? डच भी आ गए। 1673 जो डच भी थे, और उसके बाद अंग्रेज भी आ गए थे 1651 में। याद करो, ब्रिजमैन नामक व्यक्ति ने 782 परमिशन लेकर अपनी हुगली में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको, परेशान न हो। ठीक है, तो अंग्रेज भी थे, डच भी थे, तो डच इनका विरोध कर रहे थे। ठीक है, घर बनाया, परंतु डचों के निरंतर विरोध के कारण असफल रहे। निरंतर विरोध के कारण असफल रहे। कौन रहे थे? फ्रांसीसी। ठीक है, कब? 1673-74 की बात है। अगली हेडिंग डाल लो 1685-93, मतलब 1685 से 93 के बीच। अगली हेडिंग है, मतलब 1685 से, पहली कब थी? 1673 से 74 के बीच की घटना। अब है 1685 से 93 के बीच की घटना। लिखिए डैश करके। 1685 से 93 के बीच फ्रांसीसी प्रतिनिधि देहारे, क्या नाम है? फ्रांसीसी प्रतिनिधि देहारे पश्चिम बंगाल आता है, जिसने 4000 की एवज में, मतलब 4000 रुपए देकर 900 बीघा जमीन खरीदी। तो लिखिए 1685-93 के मध्य फ्रांसीसी प्रतिनिधि देहारे, क्या नाम है? देहारे बंगाल आया। ठीक है, फ्रांसीसी प्रतिनिधि देहारे बंगाल आया था, जैसे क्वेश्चन इसमें डालो, जिसने 4000 की एवज में
4,000 की एवज में 900 बीघा जमीन खरीदी। कितने बीघा जमीन खरीदी? 900 बीघा जमीन खरीदी थी। कितने की एवज में? 4,000 की एवज में। कब की थी? 1688 में। मतलब कब खरीदी थी? 1688 में। याद रखना ये सन, ठीक है। 1688 में 4,000 की एवज में 900 बीघा जमीन खरीदी थी। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। लिखिए, दिख तो रहा है ना सब कुछ? हाँ। कालांतर में औरंगजेब से कई व्यापारिक छूट प्रदान प्राप्त की। ठीक है, कालांतर में औरंगजेब से कई व्यापारिक छूट प्राप्त की थी। अगला पॉइंट लिखिए। तत्पश्चात 61 बीघा जमीन ढाका नवाब से प्राप्त की। जो ढाका का नवाब था से प्राप्त की। ठीक है, ढाका नवाब से प्राप्त की। अब देखो, ढाका नवाब से जमीन प्राप्त कर ली 61 बीघा। 61 बीघा ढाका नवाब से प्राप्त कर ली। औरंगजेब से कुछ व्यापारिक छूटें भी प्राप्त कर ली थी। अब 1690 में ही बंगाल में, मतलब कहां पर? चंद्रनगर में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है। लेकिन वो किससे? ढाका के नवाब से परमिशन लेकर की थी। ठीक है, तो लिखिए 1600 प्राप्त की तथा 1690 में ही ढाका नवाब से अनुमति लेकर चंद्रनगर बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, जिसे कब की थी? 1690 में। ठीक है, याद यहां लिख लेना 1690 में। जिसे औरंगजेब द्वारा जिसे औरंगजेब द्वारा 1693 में अनुमति प्रदान की।
ठीक है बंधु, समझ में आ गया। 1690 में ढाका के नवाब से अनुमति लेकर, ठीक है, पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। कहाँ? चंद्रनगर में, व्यापारिक कोठी। परंतु औरंगजेब की अनुमति कब मिली थी? 1693 में। चंद्रनगर में भी अपनी कोठी स्थापित कर चुके हैं। कौन? मार्टिन साहब। अब एक और सन डाल लो 1696 में। चंद्रनगर को तो कंप्लीट करेंगे ही अपन। 1696, ठीक है, डैश करके लिखो। सोलह सौ 96 में बंगाल में जमींदार सोब सिंह का विद्रोह हुआ। 1696 में बंगाल में जमींदार सोब सिंह का विद्रोह हुआ। ठीक है, सोब सिंह का विद्रोह हुआ, जिसका फायदा उठाते हुए फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी करना शुरू कर दी। ठीक है, किलेबंदी का मतलब समझ, तो किलेबंदी, दुर्गीकरण, फोर्टिफिकेशन भी बोलते हैं, किलेबंदी भी बोलते हैं, दुर्गीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, बस्ती की सुरक्षा के लिए करते हैं। मान के चलो ये फ्रांसीसी चंद्रनगर है और इसके चारों तरफ एक लंबी दीवार खड़ी करना, जिसे बोलेंगे किलेबंदी। ठीक है, जिसे फोर्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं या दुर्गीकरण भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी शुरू कर दी तथा इसका नामकरण इसका नाम फोर्ट ओलियंस रखा। क्या? फोर्ट ओलियंस रखा गया था। किसका? चंद्रनगर का। ठीक है, इसका नाम क्या रखा? फोर्ट ओलियंस रखा गया था। किसका? चंद्रनगर का। समझ में आ जा बंधुओं? ठीक है, विद्रोह हुआ था किसका? सोब सिंह का विद्रोह हुआ, ये भी ध्यान रखना है। कब? 1696 में विद्रोह हुआ बंगाल में, और इस विद्रोह का फायदा उठाते हुए फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी शुरू कर दी और उस किले का नाम रखा था फोर्ट ओलियंस। क्या नाम रखा था? फोर्ट ओलियंस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। कालांतर में यह किला, कालांतर में ऐसा लिखो, कुछ समय तक, यहां से लिखना शुरू करो, कुछ समय तक यह फोर्ट अंग्रेजों के अधीन रहा। कुछ समय तक, कालांतर में कुछ समय तक, क्योंकि सेंटेंस तभी बनेगा। कुछ समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा, परंतु 1815 से 1951 तक
1815 से 1951 तक यह फ्रांसीसियों के अधीन रहा। यह बस्ती या यह फोर्ट फ्रांसीसियों के अधीन रहा। ठीक है, फ्रांसीसियों के अधीन रहा। इस तरह हमारी चंद्रनगर कंप्लीट हो चुकी है। चंद्रनगर की बस्ती हमने पढ़ ली। तो आज हमने क्या क्या देखा एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का आगमन देखा था। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना था कंपनी की स्थापना कर ली थी। कंपनी का भारत में प्रसार हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कंपनी का पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? सूरत में। तो लिख देता हूं यहां पर, प्रथम फैक्ट्री, प्रथम कोठी सूरत में। ठीक है, कब? 1668 में। दूसरी कोठी कहां? मसूलीपट्टनम में। कब? 1669 में। फिर इसके बाद कहां पहुंचे? ये पहुंचे फिर अपने, दूसरी हो गई। इसके बाद ये पहुंचे कहां पर? मतलब बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। ठीक है, चंद्रनगर। और चंद्रनगर फिर तो वो चंद्रनगर है। उसके बाद पांडिचेरी भी है। पांडिचेरी में तभी 1673 में शुरुआत हो जाती। तो नंबर नहीं रहेगा, मतलब सीरियल क्रमांक नहीं है कि पहले चंद्रनगर पर गए फ्रांस में, माफ कीजिए पांडिचेरी में। वो एक अपन को जानकारी के बेस पे कि चंद्रनगर में भी पहुंचे हैं, उसके बाद पांडिचेरी में भी पहुंचे, ऐसे। ठीक है, तो पहली और दूसरी अवश्य याद रखना है। ठीक है, फिर यहां डाल लो चंद्रनगर, फिर यहां डाल लो पांडिचेरी। ठीक है, अब अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी पांडिचेरी। क्या रहेगी? पांडिचेरी। और उसे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अपना फीडबैक अवश्य और दें, अपना फीडबैक भी देना ना भूलें। ठीक है, अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। अगर कुछ कमियां हो कि सर इसमें ये सुधार करें, तो मैं अवश्य सुधार करूंगा और आपके सुविधा, मतलब आपका जो फीडबैक रहेगा उसका सम्मान किया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।